तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं सरकारी ज्ञान और मेरा नाम है सूरज प्रजापति। तो साथियों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल का चौथा पार्ट। इससे पहले साथियों, हमने महाजनपद काल के 3 पार्ट ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, जिसको आप बेल आइकन दबा के या फिर हमारे चैनल पर विजिट करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो साथियों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, अब समझ लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो सामाजिक स्थिति थी वो किस प्रकार की थी। देखिए, जो सामाजिक स्थिति थी, देखिए पूरा जो समाज था वो पितृ संतात्मक था, पितृ संतात्मक। देख, कंपेयर करते हैं अपन जैसे कि हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता से अपन कंपेयर करें तो साथियों, उस टाइम पे क्या था, ये मातृ संतात्मक थी। क्या थी? मातृ संतात्मक। ठीक है। बात करें वैदिक सभ्यता की, वैदिक सभ्यता में ये पितृ संतात्मक हो गई। ठीक है साथियों। और इस टाइम पे भी मौर्य समाज में भी ये कैसी होगी? पितृ संतात्मक। बात करें समाज था वो 7 भागों में बटा था। 7 वर्गों की जानकारी मिलती है किससे? हमें इंडिका पुस्तक से। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगस्थनीज की। मेगस्थनीज की मेगस्थनीज की जो पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका, ये कौन है? ये सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था वो कौन था? मेगस्थनीज। इसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था इंडिका। ठीक है। जो इंडिका पुस्तक थी उससे हमें 7 वर्गों की जानकारी मिलती है। देखिए, मोस्टली हमें जानकारी 2 ही पुस्तक से मिलती है, एक इंडिका और एक पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये किसकी थी? ये थी चाणक्य की, यानी कि कौटिल्य की पुस्तक थी ये अर्थशास्त्र। ठीक है। अब देखिए, जो 7 वर्ग थे वो थे इस प्रकार: दार्शनिक, योद्धा, किसान, पशुपालक, शिकारी और कारीगर और एक शिल्पकार। ठीक है। 7 वर्ग थे, यानी कि काम करने के 7 तरीके थे। देखिए, दार्शनिक, योद्धा, योद्धा लड़ने वाले, किसान खेती करने वाले, पशुपालक चराने वाले, शिकारी और कारीगर और शिल्पकार। ये इस प्रकार के हमें वर्गों की जानकारियां मिलती है हमें मौर्य काल से। ठीक है साथियों। साथियों, अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय धार्मिक स्थिति की। देखिए, हम समझते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म को। इस चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया। किसको? जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना लिया। इनके गुरु थे भद्रबाहु। भद्रबाहु। देखिए, जैन धर्म को अपना लिया, इनके गुरु थे भद्रबाहु। इनसे दीक्षा लेकर, यानी कि इनसे गुरु दीक्षा लेकर इन्होंने अपने प्राण त्यागे। कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला। देख, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इन्होंने प्राण त्यागे। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। और ये किस पद्धति से त्यागे? वो थी सल्लेखना पद्धति। सल्लेखना पद्धति। ठीक है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पद्धति से अपने प्राण त्यागे? हुए थे सल्लेखना पद्धति। ठीक है साथियों, एक बार समझते हैं। जैन धर्म अपना लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, इनके गुरु थे भद्रबाहु। इन्होंने दीक्षा ली थी भद्रबाहु से। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में सल्लेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए, अब समझते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी। देखिए, आय का जो प्रमुख स्रोत था वो क्या था? टैक्स। आय का जो प्रमुख स्रोत था टैक्स था, यानी कि कर था। बात करें उपजाऊ भूमि को, क्या कहते थे? सीता भूमि कहा जाता था उपजाऊ भूमि को। ठीक है। और जो इस सीता भूमि से टैक्स लेता था, सीता भूमि से क्या लेता था? कर, यानी टैक्स लेता था, तो उसे बोलते थे सीता अध्यक्ष। क्या कहा जाता था? सीता अध्यक्ष। ठीक है साथियों, सीता अध्यक्ष किसे कहा जाता था? सीता भूमि से टैक्स लेने वाले व्यक्ति को। ठीक है साथियों, ये क्या हो गया? ये हो गया आर्थिक स्थिति मौर्य साम्राज्य की। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। जैसे कि सीता भूमि किसके कार्यकाल में थी, कौन से वंश के कार्यकाल में थी। ठीक है साथियों, ये सब पूछ लिया जाता है एग्जाम की दृष्टि से। साथियों, अब समझ लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजनीतिक स्थिति की। ये किसी राजनीतिक स्थिति उस समय कैसी थी? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पूरा साम्राज्य का मुखिया स्वयं राजा होता था। कौन होता था? स्वयं राजा एक पूरे साम्राज्य का मुखिया होता था। राजा को सलाह देने के लिए एक प्रधानमंत्री होता था।
प्रधानमंत्री उस टाइम पे कौन था, आपको पता ही होगा, चाणक्य। कौन था प्रधानमंत्री? चाणक्य। बात करें इसकी जानकारी, इसकी जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अर्थशास्त्र, जो किसकी पुस्तक है? चाणक्य की लिखी हुई पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जो कि किस पर आधारित है? राजनीति पर आधारित है। ठीक है साथियों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय पूरे साम्राज्य का मुखिया तो स्वयं राजा होता था और इसको सलाह देने के लिए एक प्रधानमंत्री होता था। प्रधानमंत्री उस टाइम पे था चाणक्य। प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। बात करें इसकी जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र मिलती है, जो कि एक राजनीतिक पुस्तक है। ठीक है साथियों, तो बात करें साथियों अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र के बारे में आप देखिए, अर्थशास्त्र जो थी इसके लेखक थे चाणक्य। कौन थे इसके लेखक? थे चाणक्य। बात करें समय, मौर्यकालीन समय की जानकारी देता है ये, मतलब मौर्यकालीन समय था और जानकारी भी मौर्य साम्राज्य की मिलती है। इसमें आधारित थी ये राजनीति पर, इसका मेन उद्देश्य राजनीति की किताब बनाना ही था। बात करें प्रकरण इसके अंदर 15 मिलते हैं, अधिकरण इसके अंदर 180 मिलते हैं। सिद्धांत साप्तांग सिद्धांत पर यह आधारित थी। ठीक है साथियों, एक बार और इसको समझते हैं। लेखक थे चाणक्य, समय था मौर्यकालीन, जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य की, आधारित है राजनीति पर, प्रकरण इसके अंदर 15 है, अधिकरण 180 है और सिद्धांत इसके अंदर साप्ताहिक सिद्धांत की जानकारी मिलती है। ठीक है साथियों, अब समझते हैं ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसके अंदर किस प्रकार से सेना का विभाजन और इनके बारे में बताया गया कि राजा मंत्री किस प्रकार थे। देखिए साथियों, ये जो साप्तांग सिद्धांत थे इसको किस प्रकार से बांटा गया है, देखिए किस प्रकार से इसकी तुलना की गई है। राजा, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, मित्र, बल और राजकोष, ये थे साप्तांग सिद्धांत के अंदर मेन 7। ठीक है साथियों, बात करें राजा, राजा यानी कि शीश, राजा को शीश से तुलना की गई। राजा की किससे तुलना की गई है? ये हो गई तुलना, किससे की गई है? शीश से। बात करें मंत्री, मंत्री को एक और नाम से जाना जाता है अमात्य, अमात्य की तुलना की गई है आंख से, यानी कि राजा हो गया शीश, आंख हो गई कौन? अमात्य यानी कि मंत्री। राष्ट्र यानी कि जन, जन क्या हो गई? जांग, किसी भी देश को चलाने के लिए जन की आवश्यकता पड़ती है। बात करें दुर्ग या किले की, तो वो हो गई भुजा, क्योंकि जो दुर्ग होता है यानी कि किले होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, जैसे कि हमारी भुजा मजबूत होती है, इस प्रकार से मित्र, मित्र कौन होंगे साथियों? कान, एक तरह से मित्र राजदूत की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है साथियों, मित्र यानी कि कान। बल यानी कि सेना, ये क्या हो गया? मस्तिष्क से तुलना की है इसकी। राजकोष, राजकोष की तुलना करी है मुख से। ठीक है साथियों, ये 7 प्रकार से तुलना करी गई है हमारी। एक बार और समझते हैं। राजा, राजा की तुलना की गई है शीश से, मंत्री की तुलना आंख से, राष्ट्र की तुलना जांग से, दुर्ग की तुलना की है भुजाओं से और मित्र की तुलना की गई है कान से। बल, सेना की, बल यानी सेना की तुलना की गई है मस्तिष्क से और राजकोष की तुलना की गई है मुख से। ठीक है साथियों, ये था हमारा साप्तांग सिद्धांत के अंदर और इसी के साथ हमारा चंद्रगुप्त मौर्य कंप्लीट होता है। इसके बाद इनके पुत्र यानी कि बिंदुसार आएंगे। ठीक है साथियों, बिंदुसार के बारे में अब हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। और कुछ भी इसके अंदर डाउट हो आपका तो आप उसको कमेंट करके या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप उसको हमारे थ्रू भेज सकते हैं। ठीक है साथियों, उसका रिप्लाई आपके पास जल्द से जल्द आएगा। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।